नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स की यात्रा पर हैं। दौरे के अंतिम दिन आज वो सेशेल्स में भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विक्टोरिया में अरुलमेहू नवशक्ति विनायकर मंदिर जाएंगे। इसके अलावा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर प्रधानमंत्री पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशेल्स यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देते हुए कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच सहयोग के नए दौर को रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी साझेदारी की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत और सेशेल्स के बीच हुए समझौतों में राजनयिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और वित्तीय तकनीक के क्षेत्र में स्वास्थ्य, कृषि, अनुसंधान, शिक्षा और तकनीक प्रत्यर्पण, समुद्री क्षेत्र, अंतरिक्ष में सहयोग पर समझौते शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंद महासागर ने सदियों से भारत और सेशेल्स के संबंधों को सींचा है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, संस्कृति और मानवीय संबंधों को निरंतर पोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस समारोह में भारत की सेना और नौसेना की टुकड़ियों ने भी हिस्सा लिया। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट की 32 सदस्यीय मार्चिंग टुकड़ी ने अपनी उपस्थिति से परेड को और भी यादगार बना दिया। इस टुकड़ी का नेतृत्व कैप्टन आर्यन एच देवलेकर ने किया। भारतीय नौसेना की युद्धपोत आईएनएस तरकश की टुकड़ी ने भी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस परेड में हिस्सा लिया। 29 सदस्यीय इस दल में 3 महिला नौसैनिक भी शामिल रहीं। प्रधानमंत्री और भारतीय सैन्य दलों का सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह की स्वर्ण जयंती में मौजूद रहना दोनों देशों की मजबूत रक्षा संबंधों को दिखाता है। साथ ही यह हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए भारत सेशेल्स दोस्ती का भी उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया और कहा कि भारत सेशेल्स के रिश्ते केवल सरकारों के बीच नहीं बल्कि दोनों देशों के लोगों के बीच विश्वास, आत्मीयता और साझा मूल्यों पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता बर्नार्ड जॉर्जेस के साथ मुलाकात की। तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि सेशेल्स में समाज के सभी वर्गों से भारत सेशेल्स संबंधों को व्यापक समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स में गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन सम्मान से सम्मानित किया गया। ये प्रधानमंत्री को मिला 34वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इस सम्मान को प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले व्यक्ति हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी सेकंड में विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और एनीमिया मुक्त भारत अभियान के परिचालन संबंधी दिशा निर्देश जारी करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की भी शुरुआत करेंगे। इसमें मां के मानसिक स्वास्थ्य की जांच और हर बच्चे की डिजिटल ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तेलंगाना के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज वो घाटकेसर के विज्ञान भारती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में विकसित भारत छात्र सम्मेलन को संबोधित करेंगे। नितिन नवीन आज हनमकोंडा के साईनगर स्थित अशोक कन्वेंशन में आदिवासी समुदाय और विभिन्न समुदायों के प्रमुख नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने तेलंगाना में सत्ताधारी कांग्रेस और बीआरएस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राज्य को भ्रष्ट और परिवार आधारित दलों से मुक्त कराया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्था ने सरकारी योजनाओं में होने वाली लीकेज को पूरी तरह खत्म किया और इससे गरीब कल्याण की व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई। गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर और हेल्थ पासपोर्ट की
शुरुआत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नया पीएम फैमिली केयर ट्रैकर माताओं और बच्चों तक स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामाजिक कल्याण योजनाओं की बेहतर निगरानी और पहुंच को सुनिश्चित करेगा। श्री राम मंदिर दान में कथित हेराफेरी का मामला अब देश की शीर्ष अदालत की दहलीज पर पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले से जुड़ी एक अहम जनहित याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है। याचिका में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के फंड में हुई कथित वित्तीय गड़बड़ियों की सीबीआई की अगुवाई में एसआईटी से निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने की मांग की गई और कोर्ट से अपील की गई है कि सभी जरूरी बैंक खाते, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल लॉग्स को सुरक्षित रखा जाए ताकि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो सके। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की मौखिक अपील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और याचिकाकर्ता को नियमित प्रक्रिया के तहत आज मामले का उल्लेख करने के निर्देश दिए थे। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार श्री राम मंदिर दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए एसआईटी गठित कर चुकी है, जो मामले की प्रारंभिक जांच में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल सरकार आज विधानसभा में ओबीसी आरक्षण व्यवस्था में बड़े बदलाव के लिए 2 संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है, जिसका उद्देश्य पिछड़ा वर्ग सूची को नए सिरे से पुनर्गठित करना और शिकायत की सीधी प्रक्रिया बनाना है। पहले विधेयक के तहत वर्ष 2012 में बनाए गए ओबीसी कानून में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके जरिए ओबीसी कैटेगरी ए और कैटेगरी बी की मौजूदा अनुसूची को हटाया जाएगा और पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श के आधार पर नई व्यवस्था को लागू किया जाएगा। दूसरे संशोधन विधेयक में ये प्रावधान किया गया है कि यदि किसी समुदाय को ओबीसी सूची में गलत तरीके से शामिल किया गया हो या फिर बाहर रखा गया हो तो नागरिक सीधे पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष आवेदन या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेष समिति के गठन की आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं। इस समिति की कमान किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सौंपी जा सकती है। पश्चिम बंगाल में एक अहम विधेयक वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट बिल 2026 भी आज ही विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से शुभेंदु सरकार ये विधेयक लाने वाली है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बयान में स्पष्ट किया कि भाजपा का कोई छिपा हुआ उद्देश्य नहीं है और पार्टी स्थापना के समय से ही यूसीसी की पक्षधर रही है। पंजाब की राजनीति से जुड़े घटनाक्रमों पर सभी की निगाहें हैं। पंजाब के सिख मंत्रियों और विधायकों की श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष आज पेशी होनी है। ये पेशी पंजाब सरकार के बेअदबी कानून और उससे जुड़े विवाद को लेकर बुलाई गई है। गैर सिख मंत्रियों और विधायकों से लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है। पेशी से पहले मान सरकार ने अमृतसर में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बैठक की। बैठक में आम आदमी पार्टी ने इस मामले पर अपनी रणनीति तैयार की। भगवंत मान का कहना है कि मास्क लगाकर उनका फर्जी वीडियो बनाया गया। उन्होंने मास्क वाली वीडियो और अपना पक्ष लिखकर श्री अकाल तख्त साहिब को भेजने की बात कही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में जनता से संवाद किया और कहा कि विकसित भारत 2047 का संकल्प जन भागीदारी से ही साकार होगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर एक ऐतिहासिक पल का वीडियो साझा किया, जिसमें स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग स्थित दुनिया के सबसे पुराने सर्जिकल कॉलेज में महान भारतीय वैद्य महर्षि सुश्रुत की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये 90 किलोग्राम वजन की कांस्य प्रतिमा तमिलनाडु के स्वामी मलाई के पारंपरिक कारीगरों ने तैयार की है। भारत ने कराची में हुए विस्फोट को लेकर पाकिस्तान की ओर से लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्ममंथन करना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की और सलाह दी कि वो भारत से अपनी यात्रा तब तक शुरू न करें जब तक कि पूरी यात्रा के लिए जरूरी सभी यात्रा दस्तावेज ना मिल जाएं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कंफर्म दस्तावेजों के बिना या जरूरी दस्तावेज मिलने की उम्मीद में यात्रा शुरू करने से फंसने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही मंत्रालय ने तीर्थयात्रियों को ये भी पक्का करने की सलाह दी है कि उनका टूर ऑपरेटर ठीक से रजिस्टर्ड और अधिकृत हो।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद में करीब 365 करोड़ रुपए की 63 विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। वो गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण और सीनियर सिटीजन केयर सेंटर का लोकार्पण भी करेंगे। साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य कक्षा 1 से 12वीं तक 100% नामांकन सुनिश्चित करना, ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः विद्यालय से जोड़ना और नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश अभियान को गति देना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों और अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि स्कूल चलो अभियान को जन आंदोलन बनाएं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब प्रत्येक बच्चा शिक्षा से अभिसिंचित होगा। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के भीतर बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, तेलंगाना, विदर्भ और लक्षद्वीप समेत अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान है। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 से 3 दिनों में गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ेगा। हालांकि मौसम में आ रहे इस बदलाव के बीच उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र में आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने की भी चेतावनी दी गई है। उत्तर भारत के कुछ इलाकों में तपिश बरकरार है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और बिहार के कुछ हिस्सों में आज भी लू यानी हीटवेव चलने के आसार हैं। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। माया नगरी के कई हिस्सों में देर रात हुई जोरदार बारिश से सड़कों पर भारी जलभराव देखने को मिला। उत्तर भारत में गर्मी के चलते लाहौल घाटी में पर्यटकों की संख्या बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। होटल्स और होमस्टे लगभग भरे हुए हैं। आज देश 20वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मना रहा है। महान वैज्ञानिक प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने भारत की आधुनिक सांख्यिकी व्यवस्था की मजबूत नींव रखी थी। आज महान संत, समाज सुधारक और निर्भीक विचारक संत कबीरदास की जयंती है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर स्थित मगर भक्ति और श्रद्धा से सराबोर नजर आ रहा है। काकोरी ट्रेन एक्शन के महान क्रांतिकारी और देश की स्वतंत्रता संग्राम की धारा को नई दिशा देने वाले अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की आज जयंती है। इस मौके पर देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आने वाली एम्बर और एसेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में एक नया चैप्टर शुरू करेगी। उन्नत प्रिंटेड सर्किट बोर्ड देश के इलेक्ट्रॉनिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक पर पोस्ट में कहा, भारत एम्बर और एसेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एडवांस्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाएगा, जिससे भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस मजबूत होगी। गुजरात राज्य संस्थान फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की एक नई रिपोर्ट में 2030 तक गुजरात को भारत का प्रमुख बायोटेक्नोलॉजी और बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। सरकार ने एआई आधारित इंटरनल ऑडिट पोर्टल लॉन्च किया है। इसे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में पारदर्शिता, जवाबदेही और टेक्नोलॉजी आधारित गवर्नेंस के लिए विकसित किया गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
भारत के मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स द्वारा सृजित प्रत्यक्ष रोजगार बढ़कर 23 लाख से ज्यादा हो गया है। ये रोजगार सृजन में साल दर साल 36.1% की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। जीएसटी 1 जुलाई को अपने 10वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। ये देश की आजादी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा टैक्स सुधार है। इसे व्यवसायों के बीच एक सरल और भरोसेमंद डिजिटल इकोसिस्टम के तौर पर लगभग हर जगह स्वीकार किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने कहा कि नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म दीक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक देश एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। ये कई भाषाओं में पाठ्यक्रम से जुड़े डिजिटल लर्निंग रिसोर्स उपलब्ध कराता है। देश की शीर्ष 10 में से 6 कंपनियों का मार्केट कैप बीते हफ्ते 88,678 करोड़ रुपए बढ़ा है। इसमें आईसीआईसीआई बैंक के बाजार पूंजीकरण में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने चिकित्सा उपकरण नियम 2017 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों की लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाना और उसमें तेजी लाना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट के 15 जुलाई से लागू होने के चलते यहां भारतीय समुदाय के साथ बैठक की और उन्हें एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के फायदों के बारे में अवगत कराया और कहा कि इससे दोनों देश के बीच व्यापार, निवेश और इनोवेशन में साझेदारी मजबूत होगी। रियल एस्टेट क्षेत्र की कंपनी एम्बेसी डेवलपमेंट से वाणिज्यिक परिसंपत्तियों से किराया आय बढ़ाने की रणनीति के तहत बेंगलुरु में 30 लाख वर्ग फुट के कार्यालय परिसर में निर्माण पर 1500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यूपीआई आज भारत में रोजमर्रा के डिजिटल कारोबार की रीढ़ बन चुकी है। वित्त वर्ष 2016-17 में जहां यूपीआई के जरिए केवल 2 करोड़ लेन देन हुए थे, वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में ये संख्या बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया है। इससे महिला नेतृत्व वाले विकास और ग्रामीण उद्यमिता को मजबूती मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। नागरिक केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म और बड़े पैमाने पर विकसित डिजिटल इकोसिस्टम की बदौलत भारत ने फरवरी 2026 तक 24 देशों के साथ इंडिया स्टैक और डीपीआई प्रणाली पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर किए हैं हस्ताक्षर। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका और कुनार प्रांतों में बीती रात हवाई हमले किए हैं। पाकिस्तानी सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने दावा किया है कि इन हमलों में 25 आतंकवादी मारे गए और उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के नाम पर आम नागरिकों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। इस कार्रवाई में दर्जनों नागरिक मारे गए या फिर घायल हुए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करने की दिशा में बड़ी कूटनीतिक पहल हुई है। दोनों देशों ने फिलहाल एक दूसरे पर हमले रोकने और बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक खाड़ी क्षेत्र में शत्रुता रोकने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही सामान्य रखने पर सहमति बनी है। दोनों पक्षों के बीच तकनीकी स्तर की वार्ता अब आगे भी जारी रहेगी। इजरायल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि इजरायली सेना ने मजदल जोन में एक भूमिगत ढांचे को नष्ट कर दिया है, जिसका इस्तेमाल लेबनानी आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह द्वारा किया जाता था। फ्रांस के पूर्वी शहर टॉम्बलिन में एक स्काई डाइविंग विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से 11 लोगों की मौत हो गई। हादसे में पायलट समेत सभी 10 यात्री मारे गए, जिनमें 5 प्रशिक्षक और पहली बार स्काई डाइव करने जा रहे 5 लोग शामिल थे। वेनेजुएला में इस सप्ताह की शुरुआत में आए दोहरे भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,450 हो गई है। 12,721 अन्य प्रभावित हुए हैं और करीब 774 इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। वेनेजुएला में अधिकारियों के अनुसार अब भी बड़ी संख्या में लोग लापता हैं और जीवित लोगों को निकालने के लिए समय पर तेजी से काम किया जा रहा है। कई देशों की रेस्क्यू टीमें और खोजी कुत्ते इस पूरे अभियान में जुटे हुए हैं। वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने राज्य में राहत कार्यों की स्थिति पर जानकारी देते हुए बताया कि बिजली आपूर्ति लगभग 75%, पानी की आपूर्ति 68% और सड़कें लगभग 90% तक शुरू हो गई है। यूरोप के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से असहनीय गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। फ्रांस की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार हीटवेव के कारण 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
अत्यधिक तापमान का असर नदियों पर भी पड़ा है, जिससे हंगरी में परमाणु ऊर्जा संयंत्र का उत्पादन घटाना पड़ा है और इटली की नदी में 18 किलोमीटर अंदर तक समुद्र का पानी घुस गया है। लिथुआनिया में रविवार को अब तक का सबसे गर्म जून का दिन रहा। लिथुआनिया के दक्षिणी शहर में 36.3 डिग्री सेल्सियस का उच्च तापमान दर्ज किया गया। बांग्लादेश में खसरे का कहर जारी है। रविवार सुबह तक 4 बच्चों की मौत हो गई। इसके साथ ही खसरे जैसे लक्षणों की वजह से अब तक करीब 712 बच्चों की जान जा चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के लंबी दूरी के हमले रोकने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव शांति नहीं बल्कि रूस के सैन्य अभियान से ध्यान भटकाने की कोशिश है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस का लक्ष्य डोनबास समेत 4 क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूरोपीय देश यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख नहीं बदल पाए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वीकार किया कि ईंधन आपूर्ति की समस्याओं के कारण रूस के कुछ क्षेत्रों में कमी हो गई है और एक कार्यबल ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि पूरे देश में पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध कराया जाए। रूसी सेना ने दक्षिण पूर्वी यूक्रेनी शहर पर निर्देशित हवाई बमों से हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 बच्चों सहित 14 लोग घायल हो गए। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको का एक हेलीकॉप्टर सऊदी अरब के पूर्वी तट पर स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो खाड़ी क्षेत्र में हॉर्मुज जलडमरूमध्य के पश्चिम में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध का पालन नहीं करने वाली कंपनियों पर जुर्माना 2 गुना करने का प्रस्ताव रखा है। मेजबान कनाडा ने फीफा विश्व कप में इतिहास रचते हुए पहली बार अंतिम 16 में जगह बना ली है। इंजरी टाइम में स्टीफन योसाक्यू ने गोल से कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराने में सफलता पाई। पूरे मैच में दक्षिण अफ्रीका सिर्फ एक शॉट ही लक्ष्य पर लगा सकी। अब कनाडा का सामना 4 जुलाई को ह्यूस्टन में अंतिम 16 के मुकाबले में नीदरलैंड्स या फिर मोरक्को से होगा। विश्व कप में आज राउंड ऑफ 32 में 5 बार की चैंपियन ब्राजील के सामने एशिया की फुटबॉल महाशक्ति जापान की चुनौती होगी। ब्राजील अपने ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट में पहुंची है। जापान ने अपने ग्रुप में अजय रहते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश किया है। जापान ने ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और स्वीडन के साथ ड्रॉ खेलते हुए ट्यूनीशिया पर 4-0 से शानदार जीत दर्ज की। FIH प्रो लीग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार वापसी करते हुए इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने इंग्लैंड से मिली पिछली हार का बदला भी पूरा कर लिया। शूटआउट में भारतीय खिलाड़ियों ने संयम और सटीकता का परिचय देते हुए जीत अपने नाम कर ली। भारत की ओर से अभिषेक, शिलानंद लाकड़ा और हार्दिक सिंह ने गोल दागे। आयरलैंड ने गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत दूसरे T20 मुकाबले में भारत पर 1 रन की रोमांचक जीत दर्ज की। इस जीत के साथ आयरलैंड ने 2 मैचों की सीरीज में 2-0 से जीत हासिल कर ली है। आयरलैंड ने पहली बार भारत से सीरीज अपने नाम की है। आयरलैंड के लिए भारतीय मूल के तेज गेंदबाज जय मुंदड़ा ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट लिए। महिला T20 विश्व कप में भारतीय टीम का सफर ग्रुप चरण में समाप्त हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को ग्रुप ए के मुकाबले में 6 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम ने हरमनप्रीत कौर की अर्धशतकीय पारी की मदद से 4 विकेट पर 170 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने एलिस पेरी और एशले गार्डनर ने अर्धशतकीय पारियों के दम पर मैच अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रहा ट्रेंटो ब्रिज टेस्ट के बाद वो क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। चौथे दिन का खेल शुरू होने से पहले 35 साल के बेन स्टोक्स ने अपने साथियों को अपने फैसले की जानकारी दी। स्टोक्स ने 122 टेस्ट, 114 वनडे और 43 अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबले खेले हैं। टेनिस जगत की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता विंबलडन 2026 का आगाज आज से लंदन के ऐतिहासिक ऑल इंग्लैंड क्लब में होने जा रहा है। पुरुष वर्ग में मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर अपने खिताब का बचाव करने उतरेंगे। महिला वर्ग में गत चैंपियन इगा श्वांतेक को अपने खिताब की रक्षा के लिए मुश्किल चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। विश्व नंबर 1 सबलेंका और एलेना रायबाकिना की खिताब की प्रबल दावेदार रहेंगी।
स्कॉटलैंड के विश्व कप से बाहर होने के बाद टीम के बीच स्टीव क्लार्क ने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्रोएशिया की घाना पर जीत के कुछ देर बाद ही स्कॉटिश फुटबॉल संघ ने बयान जारी करके ये जानकारी दी। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।